जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी की स्पेशल सीरीज, जो एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट करते हुए आपके लिए बनाई गई है। रोजाना आप जो T20 सीरीज के अंदर परचम लहरा रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और उसका नाम संपूर्ण रिवीजन, एक बड़ा मिसलिनियस बिंदु उठाएंगे भाई साहब, और उसी को निपटा डालेंगे। आज ओनली 10 मिनट्स में निपटा डालेंगे उसे। और जीके के वही टॉप क्वेश्चन, अगर ये सीरीज आप लगातार 10 जनवरी तक अगर अटेंड कर लेते हैं तो मैं विश्वास ये दिला सकता हूं कि आप जो भी पेपर में प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न जो है आसानी से फोड़ देंगे भाई साहब। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। जिससे पहले आप सभी विद्यार्थी एक बार सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और अगर किसी ने लाइक वाला बटन भाई साहब घंटा नहीं दबाया ना, तो जल्दी से जल्दी घंटी को दबा दे, है ना। और फिर शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। ठीक है, हो चुका है रण का आगाज भाई साहब, और सुनिए सबसे पहला प्रश्न। ये आया आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न, और आंसर भी साथ साथ आप देने की कोशिश करिएगा, है ना। साथ साथ आप भी आंसर देने की क्या करें, कोशिश करें, है ना। तो सुनिए भाई साहब, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। काबर ताल रामसर स्थल इनमें से कौन से राज्य से संबंधित है। काबर ताल रामसर वेटलैंड के बारे में पूछा गया, ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो काबर ताल जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है, जो कि काबर ताल रामसर वेटलैंड है। सबसे पहले अब हम रामसर वेटलैंड के बारे में बात करेंगे। एक झील है ये, है ना। तो रामसर वेटलैंड जो है भारत के अंदर वर्तमान में 75 रामसर वेटलैंड है, यानी कि कुल भारत में 75 रामसर वेटलैंड है। और रामसर वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये डे कब मनाया जाता है, ये डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को जो है रामसर वेटलैंड या आर्द्र भूमि दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद में भारत की सबसे पहली, यानी कि भारत की फर्स्ट रामसर वेटलैंड कौन सी जो है साइट बनाई गई थी, तो उसका नाम है चिल्का झील। कौन सी है भाई, चिल्का झील को भारत का सबसे पहला रामसर वेटलैंड बनाया गया था। और काबरा झील जो है, या काबर झील जिसे बोलते हैं आप, ये रामसर साइट जो है बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य के बारे में बात कर ले तो बिहार राज्य के अंदर वर्तमान में सीएम कौन है भाई साहब, सीएम का नाम क्या है, तो भाई साहब वहां पे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उसका नाम है नीतीश कुमार। क्या नाम है, नीतीश कुमार जो है ये बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही साथ अगर बिहार राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो बिहार राज्य का जो शोक कहा जाता है, या बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो भाई साहब कोसी नदी को। कौन सी नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि गोसाई धाम नेपाल से निकल कर के आती है। कहां से निकल कर आती है, गोसाई धाम जो है ये नेपाल में है, और वहीं गोसाई धाम से जो है कोसी नदी निकल कर के आती है, जो कि 7 धाराओं में जिसका जो है उद्गम होता है। अरुणा कोसी, तामूर कोसी, सप्त कोसी, सन कोसी, ऐसे नाम से जो है 7 धाराएं निकल कर आती हैं। और यही भारत में जब आती हैं तो इसे बिहार के अंदर ये बाढ़ लेकर आती है, इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब बिहार जो है यह नेपाल के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है, तो यह नेपाल जो है, इस नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है या इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ये साझा करता है। बिहार राज्य जो है, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि छठ पूजा, कौन सी पूजा, छठ पूजा जो है ये छठ पूजा कहाँ पे जो है मनाया जाता है, तो छठ पूजा जो है ये बिहार राज्य से संबंधित होगी। कौन से राज्य से संबंधित होगी, बिहार राज्य से संबंधित होगी छठ पूजा। और अभी वर्तमान में रिसेंट में करंट से भी एक प्रश्न बना है कि 2022 के अंदर जो है बिहार के 7 जिले किस में शामिल किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के 15 जिले जो है गांव जो है, सॉरी गांव जिले नहीं, गांव जो है वो किस में शामिल किए जा रहे हैं, वो बिहार में शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है बिहार की राजधानी पटना। इसके बाद में चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए गाइस अगला प्रश्न देखते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2028 में होंगे,
उन ओलंपिक खेलों की बात कर ले तो वो कहाँ पर आयोजित होंगे, तो 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजिल्स में आयोजित करवाए जाएंगे। कहाँ पे होंगे, लॉस एंजिल्स के अंदर जो है इनको आयोजित किया जाएगा। अब ओलंपिक खेलों से संबंधित पूछा गया तो आप जानते हैं कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है भारत को गोल्ड किसने दिलाया था, तो भारत को गोल्ड जो दिलाया था वो नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। किसने दिलाया था भाई साहब, नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया था भारत को गोल्ड। और ये नीरज चोपड़ा है कहाँ के भाई साहब, तो ये हरियाणा के अंदर एक जिला जिसे आप जानते हैं, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, तो हरियाणा का एक जिला है जिसे आप कहते हैं पानीपत। क्या कहते हैं, पानीपत के नाम से आप इसे जानते हैं। ये हरियाणा के जिले पानीपत से संबंधित होंगे। भाला फेंक जो है इनका खेल है और नीरज चोपड़ा के नाम के ऊपर जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि प्रत्येक 7 अगस्त को मनाया जाएगा हर वर्ष, जो कि नीरज चोपड़ा के इस गोल्ड मेडल लाने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इसके बाद में चलते हैं, ये बीजिंग क्या है भाई साहब, चीन की राजधानी बीजिंग है। पेरिस क्या है, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा आप, है ना। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्योंकि ये कैपिटल पूछी जा सकती है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। रणकपुर मंदिर कहाँ पे स्थित है, रणकपुर मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, राजस्थान में स्थित है या हैदराबाद में स्थित है। तो रणकपुर मंदिर जो है भाई साहब ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से, राजस्थान राज्य से संबंधित है। चलिए अब राजस्थान को सल्टाते हैं भाई साहब अच्छे से, है ना। राजस्थान से अगर कोई भी प्रश्न पेपर में आए तो आप उसे छाप दे, अच्छे से छाप दे, है ना। स्टार बना लेना राजस्थान का, कोई भी कॉपी पेन उठा लो और स्वर्णिम कलम से अपने स्वर्णिम भविष्य को लिख डालो भाई साहब, है ना। ये 5 से 10 दिन की जो आपकी सीरीज चलेगी ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें आप राजस्थान को स्टार मार्क करके राजस्थान के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो अब सल्टाते हैं। देखिए राजस्थान का अगर सीएम पूछ ले तो भाई साहब अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत, ठीक है। राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर पूछ लिए जाए तो गवर्नर का नाम क्या है भाई साहब, कलराज मिश्र। क्या नाम है, कलराज मिश्र जो है ये राजस्थान के गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है। राजस्थान राज्य जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी सांभर झील, मेरे साथ साथ नोट करते रहो, है ना। सांभर झील, डीडवाना झील, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी नक्की झील। कौन सी झील देखने को मिलेगी, नक्की झील। यहीं पे आपको देखने को मिलेगी देबर झील। यहीं पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी झील, यहीं पर आपको नागौर झील देखने को मिलेगी। कौन सी, नागौर झील देखने को मिलेगी। राजस्थान राज्य के अंदर जो है घूमर नृत्य, कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, जो कि घूमर एक प्रकार का नृत्य है, एक डांस है। आप जानते होंगे कि काल बेलिया, कौन सा, काल बेलिया जो लोक नृत्य है ये भी राजस्थान से संबंधित है। और राजस्थान से आप जानते होंगे कि राजस्थान जो राज्य है, इस राजस्थान राज्य के अंदर जो है आप अच्छे से ये जानते होंगे कि गुरु शिखर पर्वत चोटी, कौन सी, गुरु शिखर पर्वत चोटी, जिसकी हाइट आपको 1722 मीटर देखने को मिलती है। और यह राजस्थान के एक दक्षिणतम जिले जिसका नाम है सिरोही जिला, उस सिरोही जिले में आपको देखने को मिलेगी, जो कि अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी, अरावली की पहाड़ी जो है, इस अरावली की पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। और इसी गुरु शिखर को ही कहा जाता है संतों का टीला। इसे क्या कहते हैं भाई साहब, संतों के टीले के नाम से गुरु शिखर को जानते हैं। राजस्थान के अंदर जयपुर, राजस्थान की क्या है, राजधानी है। और जयपुर जो है इसे बोला जाता है पिंक सिटी। क्या कहते हैं, पिंक सिटी, यानी गुलाबी नगरी के नाम से आप इसे जानते हैं। जयपुर जो है भाई साहब, इस जयपुर में भारत का पहला, हमारे पूरे इंडिया का पहला अंगदाता स्मारक खोला जा रहा है। क्या खोला जा रहा है, अंगदाता स्मारक भारत का कहाँ पे बनाया जा रहा है सबसे पहला, तो वो जयपुर के अंदर जो है राजस्थान की राजधानी में बनाया जा रहा है। साथ ही साथ राजस्थान से एक प्रश्न और बन सकता है कि राजस्थान जो राज्य है, इस राजस्थान राज्य के अंदर इंदिरा रसोई,
इंदिरा रसोई जो है इसकी भी शुरुआत किसने कर रखी है? राजस्थान ने शुरुआत कर रखी है। और आप देखिएगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ये प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है, स्टार बना लेना। राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक होंगे, ये ग्रामीण ओलंपिक जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है, किसने शुरू किए हैं? ये अब की बार 2022 से इसकी शुरुआत प्रत्येक गांव के अंदर जो है ग्रामीण स्तर पर इसकी शुरुआत की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिकों की जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ एक बिंदु हैं। फिर चलते हैं अगले बिंदु के बारे में। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत ही शानदार, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से। आपने एक वो हॉकी टाइप की वो देखी होगी ना, एक छड़ी सी और उससे एक बॉल को ऐसे फेंका जाता है, वो होता है गोल्फ, है ना। तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। अब देखिएगा क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। एक फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो संतोष जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। क्रिकेट के अंदर आप 2-3 शब्दों के बारे में जो है अच्छे से जानकारी रखें। एक तो स्टंप होता है, क्या होता है? एक तो स्टंप होता है। एक आप जानते हैं कि इसमें कैरम बॉल होता है। कैरम बॉल जो कि कभी अश्विन डाला करता था पीछे से, है ना, जो विकेट दिखाता है उसको उड़ा देना भाई साहब, है ना। और साथ ही साथ गुगली आप जानते होंगे, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब भारत के अंदर बीसीसीआई कौन सी संस्था है क्रिकेट से संबंधित? बीसीसीआई। और बीसीसीआई का नया हेड बना है रोजर बिन्नी। कौन बना है भाई साहब? रोजर बिन्नी जो है ये बीसीसीआई के क्या बन चुके हैं? हेड बन चुके हैं। सौरव गांगुली यानी दादा का इसने स्थान ले लिया है, जो कि सौरव गांगुली रहे थे, ठीक है। चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा, देखिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सीट कहाँ स्थित है? सीधी सी बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के अंदर ही एक जिला है जबलपुर, उसी जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय स्थित है। और यही जो जबलपुर शहर है, यह जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे जो है जबलपुर शहर स्थित है। और इसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में बोला जाता है रीवा नदी। क्या कहते हैं? इसे ही रीवा नदी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश जो है इसे कहा जाता है सोया प्रदेश। क्या कहते हैं इसे? सोया प्रदेश के नाम से आप इसे जानते हैं। और मध्य प्रदेश जो है इसी को कहा जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट भी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। और मध्य प्रदेश में आपको एक तो देखने को मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एक आपको देखने को मिलेगा कान्हा खिसली नेशनल पार्क, और एक आपको देखने को मिलेगा पेंच नेशनल पार्क, और एक आपको देखने को मिलेगा कूनो नेशनल पार्क। और ये कूनो नेशनल पार्क वाला जो प्रश्न है ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क जो है ये करंट से रिलेटेड है। क्योंकि नामीबिया देश से जो है भारत ने 8 चीते यहाँ पे लाकर छोड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें 5 तो मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। अब मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो है आपको भोजताल तवा बोहर, ये झील जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? तो दोनों की दोनों जो झील है ये आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को प्राप्त होंगी, मध्य प्रदेश राज्य में मिलेंगी। मध्य प्रदेश में एक और शहर है जिसका नाम है इंदौर। क्या नाम है? जो मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। ये इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है, जो कि लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है।
उसके बाद में आप इसी इंदौर से एक प्रश्न और याद रखें, यहाँ पे जो है बायो जैव ईंधन से 400 बस चलाई जाएंगी। कितनी बसें चलाई जाएंगी? 400 बसें जो है यहाँ पे चलाई जाएंगी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए भाई अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी शामिल है। देखो भाई जनगणना जो 2011 की भारत में हुई थी, क्योंकि भारत में दशकीय जनगणना होती है, अब 2021 में होनी थी, लेकिन भाई साहब 2021 में कोरोना चल रहा था, इस कारण से आपकी काउंटिंग नहीं की गई। और आपकी काउंटिंग अब कब हो रही है? अब काउंटिंग का कार्य चलता रहा है और 2024 में आपकी जो जनगणना है इसके आंकड़े आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121.06 करोड़ लोग जो है भारत में निवास करते हैं 2011 के अनुसार। ठीक है, अब भारत जो है इसके अंदर शहरी आबादी कितनी है? तो शहरी आबादी कुल आबादी का जो है 31.36% जो है भारत में शहरी आबादी रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और देखना और आंसर देने की कोशिश करना। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? भाई साहब फेमस प्रश्न है, जिसे आप राजस्थान में कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से आप जानते हैं। यही कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा शहर जो है ये चंबल नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा राजस्थान के अंदर जो है शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शिक्षा नगरी के नाम से आप इसे जानते हैं कोटा को, और यह चंबल नदी के किनारे है। अब चंबल नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो भाई साहब जनापाऊ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? जनापाऊ की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? एमपी के अंदर, वहां से ये नदी निकलती है और 966 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है। इसी नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसे आप कहते हैं चूलिया जलप्रपात। क्या कहते हैं? चूलिया जलप्रपात के नाम से आप इसे, या चूलिया फॉल के नाम से जो है आप इसे जानते हैं। ठीक है, ये कोटा के अंदर है चूलिया जलप्रपात। नर्मदा नदी जो है इसी के ऊपर राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध और जो है गांधी सागर बांध, ये 4 बांध जो है इंपॉर्टेंट है जो कि इस नदी के ऊपर बने हुए हैं। अब ये जो चंबल नदी है इसके अंदर बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ मतलब आप अच्छे से जानते होंगे कि इस नदी की बात करें तो ये बीहड़ यानी उत्खाद भूमि, जिसे अब जिगजैग रूप में ये भूमि को काट देती है, इसे उत्खाद भूमि कहा जाता है, उसका यह निर्माण करती है। साथ ही साथ हम बात करें कि चंबल नदी जो है यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल नदी। और चंबल में एक नदी आकर मिलती है छोटी सी जिसका नाम है छिपरा, एक आहू, कूनू, बनास, ये नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, जो कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को जब आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए भाई अगला प्रश्न, घुमुरा राज्य लोक नृत्य संबंधित है। घुमुरा राज्य लोक नृत्य जो है ये किससे संबंधित है? घुमुरा एक होता है देखो घूमर, और ये है घुमुरा। ठीक है, घुमुरा नृत्य जो है ये किससे संबंधित है? तो आप अच्छे से जानते हैं घुमुरा नृत्य जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अब उड़ीसा के बारे में आप अच्छे से जानकारी रिपीट कर ले। उड़ीसा के वर्तमान में सीएम का नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक जो है ये सीएम है उड़ीसा के। गवर्नर पूछ ले तो गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल जो है ये उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल है। उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उड़ीसा का जो तटीय भाग है इसे उत्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्कल के नाम से इसके तटीय भाग को जानते हैं। यहाँ पे आपको पाराद्वीप बंदरगाह देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको पाराद्वीप बंदरगाह से भारत जो है जापान को सर्वाधिक लौह अयस्क जो है उसका निर्यात करता है। उसके बाद में आपको यहीं पर भारत का पहला हथियार संग्रहालय, जिसे आप चांदीपुर रेंज के नाम से जानते हैं, ये चांदीपुर रेंज भी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको उड़ीसा के अंदर व्हीलर द्वीप देखने को मिलेगा और इसी का वर्तमान नाम है डॉक्टर APJ
कलाम द्वीप, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है ये आपको इस व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उड़ीसा के अंदर आपको जो है हीराकुंड बांध जो है ये बांध भी देखने को मिलेगा, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हीराकुंड बांध, क्योंकि उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर इसको बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर जो है आपको हीराकुंड बांध जो है ये देखने को मिलेगा, उड़ीसा राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इतना आपको गाइज अच्छे से समझ में आया तो एक बार लाइक कर दे क्लास को। अगर बेहतरीन आपको क्लास लग रही है कि भाई साहब एसएससी जीडी के पेपर को ना ये फोड़ डालेगी, इसलिए आप एक बार इसे लाइक और शेयर करने का काम करें, क्योंकि आपके अपनों के लिए ये सीरीज चलाई गई है और आप इसमें जुड़े हुए हैं, तो कृपया लाइक व शेयर तो जरूर कर दे, है ना। इतना तो आपका भी कर्तव्य बनता है, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही भरसक प्रयास बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँ। और भी 2 4 5 दिन के अंदर, जो अब 10 तारीख से पहले पहले हम, तो आप जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दें। फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये रहा भाई नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूर संचार क्षेत्र का नियामक निकाय है? दूर संचार क्षेत्र का नियामक निकाय है, कौन सा निकाय है? तो राइट आंसर होगा इसका ट्राई। क्या होगा? ट्राई। ये याद रखना भाई साहब, ट्राई। अब एक शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है सेबी, ये बहुत बार पेपर में आएगा। सेबी की स्थापना 1988 कब हुई? 88 में। वर्तमान में इसकी हेड है माधवी, ये पूछे जाएगी भाई साहब, माधवी पूरी बच्च, क्योंकि इनका 2022 में जो है 3 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया, तो ये ध्यान रखना आप, है ना। और ये PFRD है, ये पेंशन से रिलेटेड है ना, पेंशन से रिलेटेड संस्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न, पाटो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कौन से देश का राष्ट्रीय खेल जो है ये पाटो है? तो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है पाटो? ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो गया? पाटो हो गया। अर्जेंटीना की अगर कैपिटल आपसे पूछ ली जाए तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। और अर्जेंटीना जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अर्जेंटीना के अंदर जो है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? पंपास घास के मैदान जो है आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। और अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कुल 13 देश आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं 13 देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील है। और ब्राजील के बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो किसका आता है? ब्यूनस आयर्स, जिसकी राजधानी है अर्जेंटीना का आता है। इसके बाद में हम बात कर ले कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील में अमेजन बेसिन के वन पाए जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा जो है एक एक्सरसाइज होता है, कौन सा जो है एक संयुक्त अभ्यास होता है? तो उसका नाम होगा वज्र प्रहार। क्या होगा? वज्र प्रहार इसका नाम होगा। अब अमेरिका और भारत के बीच में होता है, तो अब देखिए अमेरिका को सल्टाते हैं भाई साहब। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं? अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? तो भाई साहब उसका नाम है जो बाइडन। क्या नाम है? जो बाइडेन जो है ये होंगे अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति। और अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की, अरे याद करो, आपकी भुआ जी, समझ रहे हैं आप, याद रखें इसे, कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, ये कमला हैरिस भारतीय मूल की है, अमेरिका की क्या बन चुकी है? उपराष्ट्रपति बन चुकी है। इसीलिए तो अपने देश की है तो अपनी बुआ जी नहीं हुई क्या? तो ये याद रखिएगा आप, है ना। इसके बाद में बात करते हैं कि अमेरिका जो है इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन
डीसी। अब ये डीसी में जो डीसी का मतलब क्या निकलता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया निकलता है, ये याद रखिएगा। वाशिंगटन में जो है आप जानते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो वो उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, वाशिंगटन डीसी में। साथ ही साथ आप अमेरिका के बारे में, इसकी सबसे टॉप अंतरिक्ष एजेंसी जो कि दुनिया की, जिसे आप नासा के नाम से जानते हैं, इस नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है नासा का मुख्यालय। और भाई साहब अभी नासा जो है अमेरिका की टॉप अंतरिक्ष एजेंसी मंगल जो सॉरी चंद्रमा जो है वहां से मिट्टी लेकर आया है और इसमें पौधे उगाने का प्रोसेस जो है ये कर रहा है। 2022 में ऐसा कारनामा कर रहा है ये, ठीक है। इसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो देखिए अगला प्रश्न, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है, यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध जो है ये किससे है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध जो है ये आप अच्छे से जानते हैं कि किससे है, बागवानी से संबंध है। किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है, यानी कि हॉर्टिकल्चर से जो है ये संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अब जूट के बारे में आपने सुना होगा, जूट जो है इन्हें आप किस नाम से, इन्हें क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से आप इसे जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। एक बार कम से कम शेयर कर दो यार, इतना तो कर्तव्य आपका भी बनता है, हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। देखो भाई अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला किस राज्य से संबंधित है। देखो कल या परसों की क्लास में आपने देखा था बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला पूछ ले तो राजस्थान से, कौन सा, बेणेश्वर, बेणेश्वर मेला पूछे तो राजस्थान से, और बटेश्वर मेला पूछे ना तो बटेश्वर मेला होगा आपसे कहां से, उत्तर प्रदेश से। कहां से संबंधित होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा बटेश्वर मेला, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, लगता है, ठीक है। इसके बाद में यूपी के बारे में बात कर ले भाई साहब, बाबा योगी की नगरी, जिसे आप बाबा की नगरी कहते हैं, उत्तर प्रदेश। और इसी उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी है, उत्तर प्रदेश की जो झांकी है, ये 2022 के अंदर जो गणतंत्र दिवस था, कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस की परेड में जो है सबसे अव्वल या फर्स्ट नंबर की झांकी जो है कौन सी रही है, तो वो गणतंत्र दिवस पर जो है उत्तर प्रदेश की झांकी जो है ये रही है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य जो है, इस उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आप अच्छे से जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। कौन सी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यही लखनऊ जो है, इसी की बात कर ले तो यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, बेगम हजरत महल ने। किसने की थी, बेगम हजरत महल के द्वारा जो है इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है, इस उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और उत्तर प्रदेश जो है ऐसा भारतीय राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अगर बाउंड्री शेयर करने की बात कर ले तो सबसे ज्यादा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश जो है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज नामक एक शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अंदर जो है आप एक चीज जानते होंगे कि कुंभ का मेला जो है ये प्रयागराज में लगता है। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो फर्रुखाबाद है, कौन सी जगह है, फर्रुखाबाद, इसी फर्रुखाबाद की बात कर ले तो इसी फर्रुखाबाद का उत्तर प्रदेश का एक शहर है भाई साहब जिसका नाम है फर्रुखाबाद। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्रुखाबाद। इसी फर्रुखाबाद का नाम बदलकर वर्तमान में रख दिया गया है पांचाल नगर। क्या कर दिया गया है, पांचाल नगर जो है इसका नाम रख दिया गया है। तो राइट आंसर होगा गाइस हमारा क्या, बी आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए देखो भाई, व्यापार और विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से
किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? व्यापार और विकास रिपोर्ट जो है ये कौन प्रकाशित करता है? आप अच्छे से जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा UNCTAD, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा ये एकदम सही होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे, एक फेमस त्योहार और ऑप्शन में दिया है चेरी ब्लास्म। ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। और मणिपुर से संबंधित पूछ ले तो आंसर होगा संगाई। क्या होगा? संगाई जो है इसका राइट आंसर होगा। सगाई नहीं पढ़ना है भाई साहब इसे, ठीक है, ये संगाई है ना। तो संगाई जो है ये मणिपुर का त्योहार रहेगा। उसके बाद में चलते हैं आगे और देखिए अगला प्रश्न। मणिपुर में एक दो चीज और याद रख ले मणिपुर से संबंधित। मणिपुर के अंदर लोकटक झील है। कौन सी झील है? लोकटक झील जो है ये मणिपुर के अंदर है। अब इसी लोकटक झील के अंदर जो है कैबुल लामजाओ, क्या है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? लोकटक झील मणिपुर में। मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा तुजू दर्रा। क्या देखने को मिलेगा? तुजू जो दर्रा है ये मणिपुर में है, जो कि मणिपुर को किससे जोड़ने का कार्य करता है? तो मणिपुर को जो है म्यांमार देश से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद में मणिपुर जो है इससे आप ये जानते होंगे कि मणिपुर जो है यह म्यांमार के साथ सीमा बनाने का कार्य करता है, जो कि मणिपुर हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये रहा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रसिद्ध सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सिग्मो उत्सव पूछा गया है और सिग्मो उत्सव कौन से राज्य से संबंधित है? तो आप अच्छे से जानते हैं गोवा राज्य से। कौन से राज्य से संबंधित है? गोवा राज्य से जो है सिग्मो उत्सव जो है संबंधित है। गोवा की राजधानी क्या है भाई साहब? पणजी, ये याद रखना। गोवा के अंदर जो है आपको मारमगांव पोर्ट जो है आपको गोवा में देखने को मिलेगा। गोवा के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा, गोवा के अंदर क्या मनोहर परिहर के नाम से, मनोहर पर्रिकर के नाम से यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? एक हवाई अड्डा। किसके नाम से? मनोहर पर्रिकर, जो कभी जो है गोवा के CM रहे हैं मनोहर पर्रिकर, उसके नाम से यहाँ पे एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप अच्छे से जानते हैं कि गोवा जो राज्य है भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस गोवा की बात करें तो इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है जुआरी। तो जुआरी नदी पूछ ले आपसे तो ये कहाँ पे होगी? गोवा राज्य के अंदर होगी। तो इसका B आंसर जो है ये राइट होगा। चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। एक बार जिससे पहले इस प्रश्न का आंसर बनाने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दें और लाइक वाले बटन को दबा दें भाई साहब। और फिर हम चलते हैं अगले इस प्रश्न का आंसर देके मिसलिनियस बिंदु की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी ही रोचक कहानी होगी आज के इस मिसलिनियस बिंदु के अंदर। देखिए बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखो बांग्लादेश कौन से राज्य के साथ? देखो असम के साथ सीमा बनाता है, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर रखा है भाई साहब, मेघालय के साथ सीमा बनाता है। तो किसके साथ सीमा नहीं बनाता होगा? आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। झारखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सीमा जो है ये बांग्लादेश के द्वारा बनाई जाती है। बांग्लादेश जो है ये भारत के कौन कौन से राज्य के साथ? देखो एक तो पश्चिमी बंगाल के साथ, एक मेघालय के साथ, एक असम के साथ, एक त्रिपुरा के साथ
और एक मिजोरम के साथ जो है सीमा बनाने का कार्य करता है बांग्लादेश। और त्रिपुरा को तो तीन तरफ से घेर रखा है इसने भाई साहब, ये भी याद रखिएगा। 100वां जो संविधान संशोधन 2015 के अंदर भारतीय संविधान में किया गया था, उस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एनक्लेव वाला जो डिस्प्यूट था, यानी कि 3 बीघा गलियारा कॉरिडोर का जो डिस्प्यूट था, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट है आपका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसे आप रोजाना अध्ययन करते हैं। और यह हमारा आज का इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो मामलूक वंश या गुलाम वंश के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको गुलाम वंश के बारे में बात करनी है, क्योंकि हम गौरी तक पढ़ चुके थे। गौरी मरने के बाद में उसका ही गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने भाई साहब एक वंश बसाया जिसे आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और इसी गुलाम वंश का दूसरा नाम मिलता है मामलूक वंश। मामलूक क्यों कहते हैं, ये आपको जो है ज्यादातर टीचर्स नहीं बता पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मामलूक वंश का मतलब क्या होता है कि जिसके माता पिता स्वतंत्र हो लेकिन वो किसी का गुलाम रहा हो वो राजा, तो वो मामलूक कहलाता है। और इसी गुलाम वंश ने शासन किया 1206 से 1290 ईस्वी तक, जिसके संस्थापक अगर आपसे पूछ लिए जाए, मैं थोड़ा सा अलग बेहतरीन कलर से आपके लिए लिखूंगा, पिंक कलर से लिखता हूं आपके लिए, देखना आप आंसर देना। पिंक कलर से लिख रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फील होगा आपको, है ना। इस वंश के संस्थापक पूछ ले आपसे, तो देखो संस्थापक कौन हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस वंश को बसाया गया। और 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश में शासन किया। अब इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर ले। इसी में जो ऐबक शब्द आपको दिख रहा है ये वाला, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है, चंद्रमा का देवता जो है इसका मतलब होता है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि धारण की। लाख बख्श जो है इसकी उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लाख बख्श की उपाधि इसकी जनता के द्वारा दी गई थी और इसको इसने धारण किया फिर, क्योंकि जनता इसकी, लाहौर की जनता ने, जनता के अंदर इसने लाखों रुपये बख्शे थे, लाखों रुपये का दान किया था। इसी कारण से उसी जनता ने खुश होकर इसे क्या नाम दे दिया, लाख बख्श की उपाधि दे दी। और इसी ने ही अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको बनाया था, लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था, जो कि पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में आती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर ले, इसने एक सिपहा सालार की उपाधि धारण की थी। और इसी सिपहा सालार का मतलब क्या होता है, सेनापति। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कभी भी अपने सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, ये हमेशा सेनापति की कुर्सी पर बैठकर जो है शासन किया करता था। और इसी ने ही अपना एक जगह हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, जिसे आज बदायूं के नाम से आप जानते हैं। यही बदायूं नामक जगह का जो है गवर्नर इसने किसको बना दिया था, अपने ही दामाद को बनाया था। और इसका एक गुलाम भी हुआ करता था, जिसे इल्तुतमिश के नाम से आप जानते हैं। इसी के बाद में 1210 ईस्वी के अंदर, 1210 ईस्वी में जब चौगान या पोलो खेल रहा था, तो पोलो खेलते समय घोड़े से भाई साहब ये गिर गया और गिरने के कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मरने के बाद में आप अच्छे से जानते हैं इसे लाहौर में ही दफनाया गया। तो मकबरा भी कहाँ पे इसका, लाहौर के अंदर ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो इल्तुतमिश जो है इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक अगर संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए, तो वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इसी ने 1210 से 1236 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद में उसका उत्तराधिकारी आराम शाह सिंहासन पर बैठा था भाई, लेकिन आराम शाह को सिंहासन से हटाया था इल्तुतमिश ने, जो कि जूड के युद्ध में, दिल्ली के ही पास जूड नामक जगह है, और उसी जूड नामक जगह के ऊपर इल्तुतमिश के द्वारा जो है इस आराम शाह को सल्टाया गया था, मार दिया गया था भाई साहब, है ना। उसके बाद में इल्तुतमिश राजा बन गया था। और इल्तुतमिश जो है
इसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसी ने ही सबसे पहले सुल्तान की उपाधि जो है बगदाद के खलीफाओं के द्वारा इसे प्राप्त हुई थी। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम सुल्तान। तो भारत का फर्स्ट सुल्तान कौन सा है, इल्तुतमिश है। लेकिन अंतिम पूछ ले तो कौन होगा, अंतिम दिल्ली सल्तनत में ही तो सुल्तान हुए हैं। अंतिम सुल्तान कौन होगा, तो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के राजा होंगे, अंतिम राजा, और दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम शासक होंगे। इल्तुतमिश जो है इसने चांदी की तो कौन सी मुद्रा चलवाई थी, चांदी की टका, और तांबे की कौन सी चलवाई थी भाई साहब, जीतल मुद्राएं इसने चलवाई थी। और इक्ता प्रणाली, कौन सी, इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला भी आदमी कौन था, इल्तुतमिश हुआ करता था। तो ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ फिर बात कर ले कि इल्तुतमिश जो है भाई साहब, इसी इल्तुतमिश के द्वारा जो है, आप अच्छे से जानते होंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुरुआत करवाई गई थी दल चालीसा की। किसकी शुरुआत की गई थी, दल चालीसा की शुरुआत करने वाला कौन था, इल्तुतमिश था, जिसे आप तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना आप। उसके बाद में इल्तुतमिश जो है, इसी दल चालीसा में 40 लोग वफादार लोग हुआ करते थे, है ना। इल्तुतमिश के ही शासन काल में 1215 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, जिसमें इसने यलदोज को हराया। किसको हराया, यलदोज को हराया, जो कि गोरी का ही गुलाम हुआ करता था, और ये गजनी से इसके ऊपर आक्रमण करने आया था। इसी यलदोज को हराया, मारने ही वाला था यलदोज को, कि यलदोज यहाँ से भाग निकला, और जैसे ही भाग कर गया तो भाई साहब गजनी में वापस चला गया। इधर वापस शासन शुरू कर दिया किसने, इल्तुतमिश ने, अपने आराम से। लेकिन भाई साहब एक आदमी और आया बीच में, जो इसके शासनकाल में ही आया। इसके शासनकाल में ही 1221 ईस्वी के अंदर एक प्रसिद्ध आदमी, जिसे आप जानते हैं चंगेज खान के नाम से, चंगेज खान के नाम से, जिसका वास्तविक नाम था तेमुचिन। ये भी याद रखना है आपको, है ना, तेमुचिन, जो कि मंगोलिया से भारत आया था। और यह आया भारत में किसके शासनकाल में, चंगेज इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी इसे इंडिया में आने की, क्या जरूरत थी इसे भारत में आने की, क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनी नाम के राजा ने, जो कि एक उज्बेकिस्तान का उज्बेक रूलर हुआ करता था, उसने चंगेज खान के भाई की हत्या कर दी थी। और उसी के पीछे दौड़ते हुए चंगेज खान जो है अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए भागता भागता इंडिया की तरफ आ गया था। क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनी इंडिया में ही आया और इल्तुतमिश के पास ही संदेश भिजवाया और कहा कि मेरे को बचा लीजिए, क्योंकि चंगेज खान ऐसे ऐसे खतरनाक राजा मेरे को मारने वाला है। इतनी ही देर में भाई साहब चंगेज खान का संदेश जो है इल्तुतमिश के पास पहुंचा और कहा कि भूल कर भी ये दुस्साहस मत करना, भूल कर भी ये गलती मत करना, मैं चंगेज खान मंगोलिया का तैमूचिन रूलर ये संदेश आपको दे रहा हूं कि अगर आपने इस जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद की तो भाई साहब ये तो मरेगा ही मरेगा, इसे तो खुदा भी नहीं बचा सकता। अगर आपने इसे शरण दी और आपने इसे पनाह दी तो मैं पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को भी तहस नहस कर दूंगा। भाई साहब इतना खतरनाक राजा था ना चंगेज खान, इतना क्रूअल राजा था जिससे कि पूरी की पूरी जनता आतंकित थी। इसीलिए चंगेज खान की बात कर ले तो बात पर गौर फरमाया इल्तुतमिश ने और शरण नहीं दी जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश ने। और इसीलिए चंगेज खान भारत में आया जरूर, लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करके वापस चला गया। ये वादा किया था इसने इल्तुतमिश के साथ। इसीलिए उसके बाद में अगर बात कर ले, इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गया जिसमें इसके चारों बेटे नालायक साबित हुए और इसकी बेटी रजिया सुल्तान जो कि इस अभियान को सफल बनाने में इसका साथ देती है। इसीलिए रजिया सुल्तान को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसे भारत में मकबरों का जनक कहते हैं क्योंकि इसने अपने जीते जी ही अपना मकबरा बनवाया था जो कि दिल्ली में है। फिर चलते हैं, उसके बाद में अगला राजा बनी रजिया सुल्तान
और रजिया सुल्तान के बारे में बात करें तो रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया, जो कि इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली भारत की प्रथम महिला रूलर हुई है। पहली महिला शासिका कौन हुई है? रजिया सुल्तान हुई है। इसके बाद में बात कर लें कि रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह ही कोट व पैंट पहना करती थी, वे सिर पर टोपी पहना करती थी और मर्दों के ही पोशाक में यहाँ पे रहा करती थी। इसी से पूरा का पूरा इसका अमीर वर्ग इससे नाराज होता है और इसी के ही फेवर से दूर हो जाता है दल चालीसा। लेकिन इसी का ही एक वफादार आदमी हुआ करता था जिसका नाम था एतगीन। इसी एतगीन को इसने बदायूं का, जो कि यूपी के अंदर है, वहां का इख्तेदार बना दिया। और उसी के बाद में एक और वफादार जिसका नाम था अल्तुनिया, और यही अल्तुनिया तो प्यार मोहब्बत करता था रजिया सुल्तान से। इसे ही पंजाब के अंदर भटिंडा का इख्तेदार बना दिया गया। लेकिन भाई साहब एक व्यक्ति और हुआ करता था जिसका नाम था, आप जानते हो ना, याकूत खान। इसी याकूत खान से प्यार मोहब्बत कर बैठी थी कौन? रजिया सुल्तान। और इसी कारण से इसे कहते हैं कि रजिया सुल्तान का एक निम्न तबके के व्यक्ति से ही प्रेम प्रसंग चलाना इसके पतन का कारण बना। भाई साहब सीधी सी बात है, रजिया सुल्तान से प्यार मोहब्बत अल्तुनिया करता था, लेकिन रजिया सुल्तान किससे करती थी? याकूत खान से। तो सीधी सी बात है, आग किसे लगेगी? अल्तुनिया को ही तो लगेगी आग। और इसीलिए अल्तुनिया ने भाई साहब सल्टा दिया किसे? याकूत खान को। और ब्याह कर लिया किससे? रजिया सुल्तान से। जैसे ही वापस आ रहे थे बठिंडा से रजिया और अल्तुनिया ब्याह करके, तो भाई साहब इस बात की खबर बहराम शाह को मिली, क्योंकि बहराम शाह ने पीछे से सिंहासन पर अधिकार कर लिया था रजिया सुल्तान के बठिंडा जाने के बाद में। इसीलिए बहराम शाह ने दल चालीसा के 40 लोगों को भेजा और रजिया सुल्तान को ही हरियाणा कैथल में ही, जब रजिया सुल्तान रात्रि विश्राम कर रही थी, तो वहीं पर दल चालीसा के 40 लोगों के द्वारा उसके शिविर को घेर लिया गया। और यहीं पर तो एक कहानी डेवलप होती है, यहीं पर तो एक जो है गाना बनता है कि रजिया फंस गई गुंडों में। तो भाई साहब रजिया कहाँ पे गुंडों में फंसी थी? हरियाणा की कैथल में। और वहीं पर रजिया सुल्तान को सल्टा दिया गया था, मार दिया गया था अल्तुनिया व रजिया सुल्तान को। और वहीं पर उनका मकबरा क्या है? बना हुआ है। और इधर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया कौन? बहराम शाह। ज़्यादा बात बहराम शाह के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके शासनकाल में भारत पर सबसे पहला फर्स्ट मंगोल आक्रमण हुआ था। तो पहला दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बहराम शाह के शासनकाल में। और इसी बहराम शाह ने दल चालीसा के एक हेड का पद बनाया था, जिसे कहा जाता है नायब ए मुमलकात। नायब ए मुमलकात जो है ये किसने बनाया था? तो ये बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। लेकिन फिर इसी को ही, इसी के ही भाई, बड़े भाई जिसका नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर रुकुनुद्दीन फिरोज शाह भी बैठा था एक बार, जो कि रजिया से पहले बैठा था, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने उसके बारे में बात नहीं की। इसीलिए उसी का बेटा हुआ करता था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह का मसूद शाह। उसने अपने चाचा को सल्टा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया भाई साहब। और ये खुद शासन करेगा 1242 से 46 तक। लेकिन फिर इसका चाचा नसीरुद्दीन महमूद इसको सल्टा देगा और उसके बाद में सिंहासन पर बैठेगा कौन? नसीरुद्दीन महमूद। और यही नसीरुद्दीन महमूद अपने शासनकाल में टोपी सील कर अपना क्या करेगा? जीवन यापन करेगा। और बलबन को क्या बना देगा? बलबन को अपना वजीर बनाएगा। और इसी के बाद में तो बलबन जो है इसको मारकर वे इसके पूरे के पूरे उत्तराधिकारियों को मार करके और सिंहासन पर 1265 ईस्वी में विराजमान होगा। तो इसकी हत्या करेगा कौन? बलबन। और उसके बाद में सिंहासन पर बैठेगा कौन? गियासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, जो कि ऐसा कहा जाता है कि इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि यह इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। और साथ ही साथ बलबन जो है इसने 20 साल तक तो दल चालीसा के अंदर शासन किया और दल चालीसा का ही मेंबर रहा। और 20 साल तक ऐसा कहते हैं कि इसने खुद ने क्या कर लिया? शासन किया दिल्ली सल्तनत में।
तो बलबन के बारे में जानते हैं कि बलबन जो है इसे जिले इलाही की उपाधि धारण की थी इसने, जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। और बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी? बलबन ने। एक चीज और, सिजदा व पाइबोस, सिजदा व पाइबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। लोह व रक्त की नीति व सिजदा व पाइबोस, सिजदा पाइबोस का मतलब क्या होता है? सुल्तान के सामने जाकर घुटनों के बल झुकना सिजदा कहलाता है, और झुकने के बाद में सुल्तान के पैरों को चूमना जो है ये पाइबोस कहलाता है। इस प्रथा की शुरुआत भी बलबन के द्वारा की गई थी, और बलबन ने ही नवरोज त्योहार की शुरुआत की। कौन से त्योहार की? नवरोज त्योहार की शुरुआत करने वाला भी कौन था? बलबन था। और इसी नवरोज त्योहार की बात कर ले तो यह प्रत्येक साल 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को ही मनाया जाता है क्या? नवरोज त्योहार। और इसी के शासनकाल में हुआ दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण, और उसी आक्रमण में यह अपने बेटे शहजादा मुहम्मद को भेजता है, लेकिन भाई साहब मंगोल आक्रमण में शहजादा मुहम्मद इसका बेटा मारा जाता है, और उसी पितृ वियोग के अंदर उसी ही बेटे के दुख को सहन नहीं कर पाया, और उसी के कारण जो है बलबन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका पोता जिसका नाम है केकुबाद, ये सिंहासन पर बैठा, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कायर व डरपोक राजा था, इसीलिए इसे सिंहासन से हटाया, और हटा करके और सिंहासन पर विराजमान हो गए कैमूर्स। लेकिन कैमूर्स भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ है कैमूर्स, और इसी को ही इसका ही एक इक्तेदार हुआ करता था जिसका नाम था मलिक फिरोज। इसी मलिक फिरोज ने इसे सिंहासन से हटाया, और सिंहासन से हटा करके खुद राजा बन गया, लेकिन मलिक फिरोज के नाम से नहीं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से एक नया वंश बसाकर जिसे खिलजी वंश कहते हैं, और इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। और उसी में ही हम खतरनाक रूलर जिसके अंदर हम बात करेंगे गियासुद्दीन, सॉरी इसके बारे में हम बात करेंगे, तो इसी में हम खिलजी वंश में ही हम बात करेंगे किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खतरनाक और क्रूअल राजा होगा बहुत ही ज्यादा। अगर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से प्रश्न पूछा जाता है तो बलबन और इल्तुतमिश व कुतुबुद्दीन ऐबक से ही ज्यादा रजिया से पूछे जाने की संभावना है। लेकिन खिलजी वंश से प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहां से पूछा जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न पूछा जाएगा। और ज्यादा दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। तो भाई साहब कल के सेशन में अटेंड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि भाई साहब खतरनाक आदमी कल पद्मावती को लेने के लिए जाएगा ना, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे जीत कर आएगा चित्तौड़ अभियान को। ये भी सारी की सारी घटनाएं आपको समझाई जाएंगी, डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा आपके सामने, जिससे कि आप एसएससी जीडी के हर एक प्रश्न को अच्छे से एनालिसिस कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार जल्दी से जल्दी लाइक वाले बटन को प्रेस कर दें, और साथ ही साथ अपने साथियों के अंदर जाते जाते 5 मित्रों में तो कम से कम आप शेयर करें। तो ये गुलाम वंश आपका पूरा हो चुका है, और पूरा का पूरा भारत भ्रमण आपको जो करवाया जा रहा है इस सीरीज में, वो भी आपका पूरा होता जा रहा है धीरे धीरे से। तो आज के सेशन में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कल की क्लास में एक खिलजी क्रांति के साथ और उन्हीं 20 प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद गाइज।